आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस टॉपिक से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमने ये भी स्टडी की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिसाइड होता था। जैसे हमने देखा था कि जितनी क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी उतना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो, यानी जो फ्लक्स का मीनिंग है, तो फ्लक्स का तो सिंपल मीनिंग है फ्लो करना। ठीक है, बहना, फ्लो होना। अब इसके फ्लक्स के पीछे लगा हुआ है एक इलेक्ट्रिक वर्ड, तो नाम से समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो करना, इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो करना। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो करना, कुछ इससे रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब फ्लक्स का मीनिंग फ्लो करना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी, या फिर जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric line of force passing normally through the area। बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सबसे पहली बात तो हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या फिर जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गिवन एरिया, किसी भी गिवन एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इस लाइन पर बड़ा फोकस रखना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, यानी उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी पास करेंगी नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि अपन के पास ये एरिया है, ध्यान से समझना, क्लियर है, ये एरिया है। अब बात कर रहा है कि इस एरिया में से जितनी भी फील्ड लाइन, इसको, इस पेन को फील्ड लाइन मान लो, इस ये पेन यहां से निकला इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां से ऐसे निकलेगा बाहर, यानी यहां से एंटर हुआ, यहां से निकला, तो एक पेन निकला, जितने ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो क्लियर हो गया। एरिया में से, ये आपको दिख रहा है ना, इस एरिया में से परपेंडिकुलर, ये भी फोकस वाली बात है। देखो दो तरीके से एंटर कर सकते हो तुम, एक तो ऐसे एंटर कर जाओ भाई, ऐसे करोगे ऐसे निकल जाओगे, या ऐसे एंटर करो ऐसे निकल जाओगे, लेकिन नहीं, इस एरिया के परपेंडिकुलर यानी एकदम स्ट्रेट, और यहां से, क्लियर है। तो जितनी परपेंडिकुलर लाइन जाएंगे, तो वही बोला है कि नहीं बोला है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, गिवन एरिया यानी कि ये वाला पार्ट, गिवन एरिया मतलब ये वाला पार्ट, ये गिवन एरिया, गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी, और कैसी पास करेंगी, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा। क्लियर है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया। यहां पर मैंने डायग्राम भी समझाने की कोशिश की हुई है कि अभी जो मैंने पकड़ी हुई थी डायरी, वो देखो ये है, यहां से परपेंडिकुलर जितनी लाइन निकली, ये रेड वाली परपेंडिकुलर लाइन है, जितनी लाइन निकली उतनी ही लाइन क्या मेजर करेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगी। क्लियर है। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई, ठीक है, और एन एरिया वेक्टर, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाता नहीं पढ़ाता, एरिया वेक्टर क्या होता था मेरे भाई, एरिया वेक्टर होता था कि मान लो ये है अपन का एरिया, तो हमने क्या पढ़ा था, एरिया वेक्टर होता है भाई इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर होता था एरिया वेक्टर। अब एक बात बताओ, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी यहीं से एंटर होकर यहीं से निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, तो वही यहां पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और एन कैप यानी कि एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया जीरो। ठीक है, और एरिया क्या है इसका, एरिया तो समझ आएगा। अब एक और बात यहां पे बोल देता हूं, अब आपके मन में आएगा कि सर थीटा क्या है, तो मैं बता देता हूं, थीटा आपका जो है, जो ये बोला ना थीटा जीरो, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर। ध्यान से समझना, एरिया यही है, ठीक है। अब भाई एरिया अगर यही है तो एरिया वेक्टर तो फिक्स रहेगा, डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन ये रहेगी परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल। अब मान लो किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे पास नहीं की, पहले तो ऐसे पास कर रही है परपेंडिकुलर, मान लो ऐसे पास की, टिल्टेड, ठीक है, तो जब टिल्टेड पास की तो निकलेगी कैसे, निकलेगी भाई ऐसे करके, जब भाई अंदर से इस तरीके से आएगी टिल्टेड, तो यहां से कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एरिया ये है,
यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है ऊपर और एरिया नीचे है, तो बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसी एंगल को बोला है थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ऐसे, एरिया वेक्टर तो ये था, तो ये और ये इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर गई, तो अब ये तो गई नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे गई? परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसे गई? परपेंडिकुलर, तो भैया वो भी ऐसे निकली। तो जब दोनों एकदम पैरेलल हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो। तो वही बोल दिया था थीटा वहां पर जीरो है। आई थिंक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां तक समझ में आ गया? जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी किसी भी एरिया में से, कैसी? नॉर्मली, वही होगा, वही मेजर करेगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। If an electric field E vector passes normally through an area element delta S, then the electric flux through this area is phi E delta S। यानी कि जितनी भी किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी नॉर्मली, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई ई पहले बताया था क्या मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से नोट किया है। ठीक है, जो फाई है, डेल्टा का साइन क्या है? ये बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये किसको मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन के लिए, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एस। यानी कि ई यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डेल्टा एस जो है वो है हमारा एरिया, जितने एरिया में से पास कर रही है। क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से जिसमें होकर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है तो सिंपली आप क्या करो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो जितने एरिया में से फील्ड लाइन निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मल्टीप्लाई होगा एरिया से, ई का मल्टीप्लाई जो होगा एरिया से, वो आपको क्या देगा? फाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है मैथमेटिकली वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, मेजर हम कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं? एरिया पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, फाई ई। बिल्कुल क्लियर है। आगे, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा with the uniform electric field E vector, then the component of E normal to the delta S will be E cos theta, so that the electric flux is dash dash dash। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छी बात बोली। अब देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग होता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दो एरिया से। लेकिन वहां एक कंडीशन थी। वहां कंडीशन क्या थी? वहां कंडीशन ये थी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होनी चाहिए उस एरिया के। क्या होनी चाहिए? नॉर्मल। या फिर ऐसे कह लो कि जो आपका थीटा है वो जीरो होना चाहिए। दोनों बात का मीनिंग सेम है। अगर सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होगी एरिया के, तो ऑब्वियसली थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होगा मतलब क्या? कि जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो थीटा जीरो होगा। फॉर्मूला हो गया ई डेल्टा एस। लेकिन इन्होंने कहा है मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है? किसी एक एंगल पर है। कहने का मतलब है, ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इस डायरेक्शन में, और भाई वो तो एक ही डायरेक्शन में रहने वाला एरिया वेक्टर। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है सारी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है तो ई तो उधर हो गया, और भाई थीटा हो गया आपका कोई ना कोई एंगल, और ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। हाँ या ना? हमने क्या बोला था? अगर कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इसी डायरेक्शन में होता जिस डायरेक्शन में एन कैप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सीधा फॉर्मूला ई इंटू डेल्टा एस। बिल्कुल क्लियर है, ई इंटू डेल्टा एस है। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उसके बीच में एंगल जीरो नहीं है, या मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है एरिया वेक्टर के। तो अब क्या करें? तो एक काम करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा वही पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। समझ में आया नहीं आया? इन्होंने इतनी बात कह रखी है, भैया हमें सिर्फ वो चाहिए जो इसके नॉर्मल होते हैं, मुझे बस वो चाहिए जो इसके नॉर्मल होते हैं एरिया के। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा नॉर्मल नहीं है, किसी एक एंगल पे है, तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो उन्होंने कहा परपेंडिकुलर वाला लेना है जो कि इस एरिया के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो हम यहां पर इसका कौन सा वाला कंपोनेंट ले लेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता है कि अगर ये थीटा एंगल पर है ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ई कॉस थीटा और एक होता था मेरे भाई ई साइन थीटा। याद हो तो होता था, नहीं होता था? एक ई कॉस थीटा एक ई साइन थीटा। लेकिन इन्होंने क्या बोला? हम सिर्फ वो वाला लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि परपेंडिकुलर होंगी किसके? एरिया के। भाई देखो कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर होंगी एरिया के, या कोई बोले एरिया वेक्टर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल 0 होगा, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली खुद सोचो ना, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। या फिर परपेंडिकुलर की बात किसके साथ हो रही है, मान लो ये आपका है क्या, ये जो मेरा हैंड दिख रहा है ये आपका एरिया, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ध्यान से देखो ना कितना एंगल है, 90 डिग्री है कि नहीं है, तो ये 90 डिग्री की बात हो रही है। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0, अब कितना है 90, अभी कितना है 0, तो क्लियर है ना, 90 एरिया के साथ, ये 90 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ब्लैक वाला पेन डिनोट कर रहा है, और एरिया मेरा ये हैंड है, तो 90 डिग्री हो गया। तो चाहे बोलो कि एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री है, अब इस एरिया का डायरेक्शन किधर होता है मेरे भाई, ये इधर होता है, तो इसका डायरेक्शन भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, एंगल कितना हो गया 0 हो गया। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहां पर एक बात बताओ, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ आपको वही लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, जो या फिर इस एरिया फील्ड के 90 डिग्री पे हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो चूंकि अब हमें ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ई कॉस थीटा, तो इसीलिए इन्होंने एक नया फॉर्मूला बना दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यानी कि फाई ई, वो क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई। अगर भाई पूरा का पूरा ई नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन जब एक एंगल पे है तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया, वो तो पहले भी था, तो बन गया ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस। बिल्कुल क्लियर है, तो ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस आपका फॉर्मूला बने, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका और इसका मीनिंग सेम है। बस यहां पर क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं था, तो हमने उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लिया, यानी कि ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस। बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोगों को एक चीज याद है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, बताओ, ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता था, ए बी साइन थीटा। अगर ए बी कॉस थीटा लिखा है तो क्या उसे डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वो डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ये आ रहा है ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब क्या, वो डॉट प्रोडक्ट है। तो यही इन्होंने बोला कि अगर ई कॉस थीटा और डेल्टा एस, ये दोनों अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं ई और डेल्टा एस का ये डॉट वेक्टर है, यानी ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाई एरिया वेक्टर। तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो क्या आता है, ई कॉस थीटा, जो दूसरा वाला फिर साथ में है डेल्टा एस। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई। तो ये बातें थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे बढ़ते हैं। इन केस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज नॉन यूनिफॉर्म, वी कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस लाइंग इनसाइड द फील्ड, we can divide the surface S into small area element delta S1, delta S2, delta S3, delta Sn. Let the corresponding electric field of these be E1, E2, E3, En. देखो अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, ठीक है। अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो हमारा किसी भी पॉइंट पर था, जैसे कि एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, हमने निकाल लिया कि भाई छोटे से एरिया डेल्टा एस में, छोटे से एरिया डेल्टा एस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डेल्टा एस का निकाल लिया कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। लेकिन ये बात कर रहे हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कैसा भी ऐसे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने माना है कि इसमें एक छोटा सा एरिया ले लो डेल्टा एस, ठीक है, छोटा सा एरिया ले लो। तो इन्होंने क्या बोला, इन केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है। तो क्या करना है, उस केस के अंदर आपको मान के चलना है कि जो सरफेस एरिया वो डिवाइड हो गया डेल्टा S1 डेल्टा S2, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरे में, तो एक हो गया डेल्टा S2, एक हो गया डेल्टा S3, एक हो गया डेल्टा S1। क्लियर है। इनको जब डिवाइड किया कहां तक किया, डेल्टा Sn तक, मैंने मान लिया n नंबर ऑफ एरिया में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कह लो डिवाइड कर दिया। लेट द करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस बी E1, E2, E3। अब चूंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो वहां क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था तो E ले लिया था, E इंटू डेल्टा एस। लेकिन यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार अलग अलग है, कहीं E1 है, कहीं E2 है, कहीं E3 है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना पड़ेगा। देख रहे हो ना, इससे पहले वाले फॉर्मूले में E तो सेम ही था ना, डेल्टा एस था, यानी E लिया था सिर्फ हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E लिया था, क्योंकि सब जगह यूनिफॉर्म था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, तो भाई अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे E1, E2, E3 अलग अलग बोल दिया, ठीक है। द करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस बी E1, E2, E3 एंड En। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक तरीका क्या था कि भाई एक एरिया है, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया कि भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाई एरिया। लेकिन अब कैसा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकले, तो इन्होंने बोला सिंपली उनको क्या करो, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया एस विल बी फाई ई, कितना हो जाएगा, छोटे छोटे एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको ऐड करते चलो। देखो E1 डेल्टा S1,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया, यानी E1 वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट डेल्टा S1 यानी वहां जो एरिया है, तो ये निकल आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से एरिया में। आगे E2 डेल्टा S2 यानी उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और डेल्टा S2 यानी कि वहां का एरिया, वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। डॉट 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 आगे ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते जाओ, लास्ट में En डेल्टा Sn यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी n नंबर ऑफ जगह का, जैसे E1 E2 E3 ऐसी nth नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड है और डेल्टा S1 वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। जब सबको ऐड कर दोगे आपको मिल जाएगा टोटल phi E यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल क्लियर है? तो phi E कितना आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ I से लेके n तक, लिख देता हूं समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक। कितना लेना है, 1 से लेके n तक लेना है, किसको, EI वेक्टर डॉट डेल्टा एस आई वेक्टर। देखो ध्यान से समझना, आई की वैल्यू 1 लगाओ तो क्या बन जाएगा, ये E1 डेल्टा S1 प्लस आई की वैल्यू 2 लगाओ E2 डेल्टा S2 प्लस आई की वैल्यू 3 लगाओ E3 डॉट डेल्टा S3 प्लस आई की वैल्यू 4 लगाओ E4 डेल्टा S4। ऐसे ही ऐड करते जाओ एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये तो आपको आता ही होगा ना, ये तो आपको भाई पता ही होगा ना, समेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो ये वाली क्वांटिटी है EI डेल्टा एस आई, इसको ऐड करते जाओ, EI डॉट डेल्टा एस आई, आई की वैल्यू अपने आप पुट करते जाओ 1 से लेके n तक। पहले 1 पुट करो तो E1 डेल्टा S1, E2 डेल्टा S2, E3 डेल्टा S3, E4 डेल्टा S4। तो सारी बात क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर आपको जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर दोगे तो पूरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। आगे बोला है व्हेन द नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स बिकम इनफाइनाइटली, जब एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएं, यानी एक तो भाई ये तरीका हो गया 10 20 50 100 की बात हो रही है कि भाई कुछ हद तक ठीक है, EI SI एक लिमिट तक ही तो जाएगा, आई की वैल्यू 1 लगाओगे 2 लगाओगे 3 लगाओगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 50 एक लिमिट तक लगाओगे ना, इनफाइनाइट हो गए तो क्या करोगे, तो इन्होंने कहा है कि मान लो आई की वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जाए, जो n है वो इनफाइनाइट तक चला जाए, तो भैया क्या करोगे, तो इन्होंने कहा फिर हम एक और तरीका बताते हैं आपको। वो क्या करना है आपको, अगर n इंफिनिटी तक चला जाए और डेल्टा एस जीरो की तरफ टेंड्स करे, यानी डेल्टा एस बहुत छोटे छोटे हो जाएं, डेल्टा एस जीरो की तरफ टेंड करे मतलब जीरो नहीं है, जीरो की तरफ हो जाए, डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि बहुत छोटे 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 एरिया ले लिए इनफाइनाइट। तो भैया इनको कहां काउंट करते घूमेंगे हम, कितने एरिया हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, हमें सरफेस इंटीग्रल ले लेना है। अब सरफेस इंटीग्रल कैसे लेते हैं बताने वाला हूं। पहली बात यहां तक बिल्कुल क्लियर ना मेरे भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे तो दिक्कत क्या आ रही है कि अगर कुछ कंपोनेंट है 10 20 50 100 तक है तो ठीक है, 1 की वैल्यू पुट, आई की वैल्यू पुट करते जाओ, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3। लेकिन मान लो कि अगर भैया एन हो गया इनफाइनाइट और एस हो गए छोटे छोटे जीरो के लगभग, तो क्या करेंगे हम, तो इन्होंने बोला फिर ये मेथड नहीं अपनाना, फिर हम तुम्हें दूसरा मेथड बताते हैं। क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल कर दो। क्या कर दो मेरे भाई, सरफेस इंटीग्रल कर दो। कैसे, तो देखो फाई ई इक्वल्स टू, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालना है। फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल। आप ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन करना है क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटीग्रल कैसे करना है, जो ई वेक्टर है डॉट डी एस वन, डी एस वेक्टर, सिर्फ ds लिख देता हूं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस S वेक्टर ओपन और क्लोज्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स E टेकन ओवर द सरफेस S। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने लिया है बहुत छोटे से एरिया में, उसका सरफेस इंटीग्रल कर दो, यानी कि उसके सारे सरफेस जो छोटे 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 सरफेस है उनका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, यानी कि फाई ई मिल जाएगा। क्लियर है? ये केस कब है, जब आपका जो n था, जो आपका n था वो किधर चला जाए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जो नंबर ऑफ सरफेसेस है वो कितने हो जाएं, इनफाइनाइट हो जाएं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, E डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन करने के बाद आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब ये करते कैसे हैं वो न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो छोटे छोटे एरिया के साथ मल्टीप्लाई है उनका इंटीग्रेशन कर दो, तो छोटे छोटे सरफेस एरिया का जो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबको जब ऐड करोगे तो पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। क्लियर है? आगे बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकल के आ रहा है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, यानी मैग्नीट्यूड की तो बात होगी बट डायरेक्शन की बात नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? न्यूटन पर कूलम कैसी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, न्यूटन पर कूलम, और चूंकि इसमें एरिया का मल्टीप्लाई है तो मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? न्यूटन पर कूलम क्लियर है ना? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट।
अब तो याद आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स की हो गई न्यूटन और चार्ज की हो गई कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो न्यूटन पर कूलम इनटू स्क्वायर मीटर, तो पूरे यूनिट बन गई न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हो इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वो आपकी चॉइस है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपका तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक, आई थिंक गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।